जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। नोट: कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। इसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्कों में था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण देहली-ए-कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया।
अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। मंगोल के बारे में थोड़ा जानकारी। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति था तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बंटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। तेमुचीन यानी कि चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसने महान चेंगिज द ग्रेट और श्रापित द एक्यूज्ड दोनों पुकारा गया चंगेज खां को। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। ये रहा मंगोल का। दूसरा टेबल पढ़ते हैं, इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तीसरा था इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। यह रहा इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य। दिल्ली सल्तनत में दूसरे राजवंश थे खिलजी राजवंश, जिसका समय काल था 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के कड़ामानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दी गई। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाब्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। टेबल में अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहते थे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अब वापस आते हैं खिलजी वंश पे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत की रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाहना-ए-मंडी यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराद-ए-अदल
यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर अमीर खुसरो, रिहाल इब्न बतूता एवं फतुहिस्त लातिन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी कि सेंसर एवं नाजिर नापतौर अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ़र के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर जो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरगनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यह रहा खिलजी वंश। इसके बाद है तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। खिलजी वंश का एक टेबल है। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार है। पहला है दीवान ए रियासत, दूसरा है शाहना ए मंडी, फिर बरीद और है आखिरी मुन्हियान व गुप्तचर। तो दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा है शाहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक शाहना ए मंडी कहलाता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति बरीद कहलाता था। और मुन्हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुन्हियान व गुप्तचर कहलाता था। इस प्रकार खिलजी वंश पूर्ण हुआ। अब पढ़ते हैं तुगलक वंश, जिसका समय काल था 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1323 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। टेबल पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में। दूसरा कार्य था राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में। तीसरा कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में। उसके बाद अगला कार्य था खुरासान एवं कराचील का अभियान। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसने? उलुग खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी। नोट: सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के बीच गोडाल में ही हो गई। ठट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1337 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। किसने लिखा? बदायूं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम एवं अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी कि लगान, खुम्स, युद्ध में लूट कमाल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद,
जैनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-शिराज की अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत-ए-फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे अद्धा एवं विख कहा गया है। अद्धा एवं विख चांदी और तांबा के मिश्रित सिक्के मिश्रण के। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक-उशर्षक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह रहा तुगलक वंश। अब है अगला सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में ही अभी पढ़ रहे हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-अला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। इसके बाद है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। अफगान राज्य स्थापना। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्तया लोही में भाग लेता था। नोट: दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम वर्सेस बाबर। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लोदी वंश के। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया। मजलिस-ए-खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट टेबल है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। मंत्री और विभाग। वजीर यानी कि प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ-ए-मुमालिक यानी कि महालेखाकार, यह जो है प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला मंत्री है मजमुआदर विभाग है उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। नेक्स्ट मंत्री खजीन, कोषाध्यक्ष विभाग में थे। आरिज-ए-मुमालिक, ये जो है दीवान-ए-अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र-उस-सुदूर, ये जो मंत्री हैं धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख थे। काजी-उल-कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? काजी-उल-कजात। बरीद-ए-मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील-ए-दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल रखता था। दीवान-ए-खैरात, यह जो दान विभाग का अधिकारी था। दीवान-ए-बंदगान, यह दास विभाग का अधिकारी था। दीवान-ए-इस्तिहाक, पेंशन विभाग का अधिकारी था। अगला टेबल है विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवान-ए-मुस्तखराज, वित्त विभाग था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान-ए-कोही, कृषि विभाग था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान-ए-अर्ज, सैन्य विभाग था, इसे बलबन ने बनाया। दीवान-ए-बगदाद, इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवान-ए-खैरात और दीवान-ए-इस्तिहाक, दीवान-ए-बगदाद, दीवान-ए-खैरात और दीवान-ए-इस्तिहाक, इन तीनों को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अब आता है सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। न्याय विभाग का कौन? सदर। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियां की पूरी जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को शीकों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। अगला टेबल है राजस्व यानी कि कर व्यवस्था। उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उश्र कहलाता था। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी कि संपत्ति का 40वां हिस्सा।
ज़कात कहलाता था। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया कहलाता था। नोट, खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा एवं स्वयं लिया। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए-सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। खास खेल मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। टेबल है: 10 अश्वारोही बराबर 1 सर-ए-खेल, 10 सर-ए-खेल बराबर सिपह सालार, 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान होता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। यह रहा पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इसके बाद पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य।